हाँ, तो एक बार फिर सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने चैनल गामा करियर क्लासेस में। दोस्तों, जो आपकी रे ऑप्टिक्स की सीरीज़ चल रही है, उस सीरीज़ में हमने पिछली क्लास में ये देख लिया था कि अगर हम लोग दो लेंसों को आपस में संयुक्त करके रखते हैं तो उसकी संयुक्त फोकस दूरी का, यानी कि जो कंबाइंड फोकल लेंथ होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। सभी लोग को फॉर्मूला याद होगा कि फॉर्मूला होता है 1/f = 1/f1 प्लस का 1/f2। ठीक है, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज आपके लिए नया लेक्चर मैं लेके आया हूँ। आज की क्लास आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली, क्योंकि आज हम लोग पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र प्रूफ करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है फॉर आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो जो बच्चे पहली बार इस चैनल पर आए हैं, फटाफट से सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोग को जो डेली यहाँ पर क्लास होती है मैथ्स, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स की, वो आप लोग को क्लासें मिस ना हो और आपको हर क्लास अपडेट होती रहे। ठीक है, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करूँगा, सही बच्चे मेरी पूरी क्लास का लगभग आज 26वां लेक्चर है, 25 लेक्चर आपके इसके पहले हो चुके हैं, तो 25 लेक्चर्स जिनके छूटे हुए हैं वो अपने लेक्चर पूरे कंप्लीट करें, ताकि आप लोग को यहाँ तक जब मैं आप पे पढ़ाऊँगा वो आपको अच्छे से समझ में आए हर चीज़। ठीक है, क्योंकि वो क्लासें आपका बेस तैयार करेंगी, तब आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। तो फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करके रे ऑप्टिक्स की प्लेलिस्ट आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट पर जा करके आप पूरे शुरुआत से लेक्चर्स देखें तो आप लोग को बहुत अच्छे से रे ऑप्टिक्स क्लियर होगी। ठीक है, मैंने एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से वहाँ पर क्लियर किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोग अपनी कॉपी पर निकाल लीजिए और नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। चलिए सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग लगाइए। अगली हेडिंग लगाइए पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र। यानी कि अगर हम लोग शॉर्ट में बोलें तो आप लोग देखेंगे न्यूटन्स लॉ। बच्चों, जब भी हम लोग न्यूटन का नाम सुनते हैं, सर आइजैक न्यूटन एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक थे। जब भी हम न्यूटन का नाम सुनते हैं तो हमारे सामने न्यूटन के कई सारे फॉर्मूले आ जाते हैं। न्यूटन एक सर्वव्यापी वैज्ञानिक थे। न्यूटन ने हर जगह अपना नियम दिया। जब हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं गति का चैप्टर, मोशन वाला चैप्टर, तो वहाँ पर न्यूटन के नियम थे, जिसको हम न्यूटन का थर्ड नियम, फोर्थ, ये आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो गया, एक्शन रिएक्शन का नियम हो गया, और लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम हो गया। ये सब न्यूटन के नियम थे। न्यूटन को हम लोगों ने लाइट में भी पढ़ रहे हैं कि न्यूटन ने लाइट में लेंस में संबंधी नियम भी दे दिया था। अभी हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तब भी एक बार न्यूटन का नियम मिलेगा। तो न्यूटन हर जगह सर्वव्यापी वैज्ञानिक है, यानी कि इन्होंने हर एक क्षेत्र में अपना नियम दिया है। जैसे लाइट में, लेंस में इन्होंने अपना एक नियम दे दिया, फर्स्ट ईयर में मोशन में अपना नियम दिया था। ठीक, E = mc² तो आइंस्टीन ने दे दिया था। ठीक, तो ये न्यूटन जो थे, उन्होंने हर क्षेत्र में अपना एक नियम दिया है, इसलिए इनको एक सर्वव्यापी वैज्ञानिक माना जाता है कि इन्होंने हर क्षेत्र में अपना एक नियम दिया है। इनका एक नियम पतले लेंस की फोकस दूरी से संबंधित भी इन्होंने एक नियम दिया था। इन्होंने अपनी एक बात कही थी और उस बात को लेकर के इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था। हम लोग उसी फॉर्मूले को आज देखेंगे कि वो फॉर्मूला क्या होता है। बच्चों, आप लोग ध्यान समझने का प्रयास करना, मैं आपको एक एक बात अच्छे से समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए बच्चों कि अगर ये एक आपका, मैं कहूँ कि एक पतला लेंस है, अगर आप ये मान लीजिए कि ये आपका एक पतला लेंस है और इस पतले लेंस में ये जो आपका है वो क्या है, प्रकाशिक अक्ष है। ये आपका क्या है बच्चों, प्रकाशिक अक्ष है। प्रकाशिक अक्ष पे ये क्या हो गया, इसका प्रकाशिक केंद्र हो गया, जिसको हम लोग किससे लिखते हैं, C से। ये क्या हो गया, इसका प्रकाशिक केंद्र, जिसको हमने किससे लिख दिया है, C से लिख दिया है। बच्चों ध्यान से समझने का प्रयास करना। अगर मान लीजिए कि मैं एक यहां पर वस्तु मानूं,
मैंने एक ऑब्जेक्ट मान ली, इस ऑब्जेक्ट को मैंने कहा ए बी, ये मैंने ए बी एक ऑब्जेक्ट मान ली है, और ए बी ऑब्जेक्ट का अब मुझे बनानी है इमेज। क्या बनानी है बच्चों? इमेज बनानी है। अगर मुझे इस ए बी ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है तो हम लोग यहाँ पर अपने पिछली क्लास के नियमों को ध्यान करेंगे। इस वाले लेंस के लिए जो प्रथम फोकस होगा वो यहाँ कहीं पर होगा। ये क्या होगा? इसका प्रथम फोकस, यानी इसको हमने क्या बोल दिया है? F1। क्या बोल दिया है? F1 बोल दिया है। बच्चों हम सभी लोग जानते हैं क्या कि प्रथम फोकस होता क्या है। हमने आप लोग को प्रथम फोकस की परिभाषा बताई थी, डेफिनेशन बताई थी कि किसी लेंस के प्रकाशिक अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएंगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। फिर से एक बार रिवाइज करिए, मैंने क्या बोला आपको? जो प्रकाश किरणें लेंस के प्रकाशिक अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, वो बिंदु क्या कहलाता है? मुख्य फोकस। या फिर मैं उसको ऐसे बोले कि मुख्य फोकस जो होगा, जो किरणें मुख्य फोकस से होकर जाएंगी वो किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। तो बच्चों मैंने क्या किया कि अच्छा ये बात हो गई। अब इसका द्वितीय फोकस यहां कहीं पर होता है। ये क्या होगा? इसका द्वितीय फोकस, जिसको हम क्या बोलेंगे? F2। द्वितीय फोकस क्या होता है? जो किरणें लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं। जैसे मान लीजिए ये किरण मैंने मुख्य अक्ष के समांतर चलाई, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं वो बिंदु क्या कहलाता है? द्वितीय फोकस कहलाता है। मेरी बात समझ गए? द्वितीय फोकस क्या होगा? द्वितीय फोकस को हमने क्या माना है? F2, कैपिटल F2 माना है। पॉइंट को कैपिटल F से मानेंगे और जो उसकी दूरी मानेंगे अभी वो स्मॉल f से मानेंगे। ठीक है, तो जो किरण लेंस मुख्य अक्ष के समांतर जाती है या जो किरण प्रकाशिक अक्ष के समांतर जाती है वो किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है वही बिंदु हमको क्या कहलाता है? द्वितीय फोकस। यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहां से गुजरेंगी? द्वितीय फोकस से गुजरेंगी। इसलिए हमने एक किरण यहां से निकाली मुख्य अक्ष के समांतर, अपवर्तन के पश्चात ये द्वितीय फोकस से होकर के चली गई, यानी कि ये क्या होगा? इसका द्वितीय फोकस होगा। क्लियर है? अब जरा बात सुनिए मेरी। अब प्रथम फोकस की बात कर लेते हैं। जो किरणें लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाती हैं, जो किरणें लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाती हैं उनका क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक ये किरण लेंस के प्रथम फोकस से होकर गई, जैसे मान लीजिए ये एक किरण लेंस के प्रथम फोकस से होकर गई, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो किरण लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाती है वो अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। तो अगर मैं इसका प्रतिबिंब बनाऊं तो जहां पर ये इन्होंने एक दूसरे को काटा है वहीं पर इसका क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। वहीं पर इसका क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। और इसका प्रतिबिंब कैसा बन जाएगा? A डैश B डैश। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमने क्या बताया कि जो किरण लेंस मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती है, और जो किरण प्रथम फोकस से होकर जाती है वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, ये दो बातें मैंने आप लोग को बताई। ठीक, अब चलिए न्यूटन ने ये बच्चों बताया, जैसे मान लीजिए अगर मैं ये कहूँ कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रथम फोकस तक की दूरी को हम क्या मान लेंगे? स्मॉल f1। इसके बाद प्रकाशिक केंद्र से द्वितीय फोकस की दूरी क्या हो जाएगी? स्मॉल f2। प्रकाशिक केंद्र से द्वितीय फोकस की दूरी क्या हो जाएगी? स्मॉल f2। उसी प्रकार, ठीक। अच्छा, ये हमारी क्या रखी है? वस्तु, और ये हमारा क्या है? प्रतिबिंब है। ए बी क्या है? वस्तु, और ए डैश बी डैश क्या है? प्रतिबिंब। होता क्या था अभी तक कि हम लोग वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, जैसे हमने फोकस दूरी कहां से नापी है? लेंस के प्रकाशिक केंद्र से, उसी प्रकार हम लोग वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी भी कहां से नापते थे?
लेंस के प्रकाशिक केंद्र से। दर्पण में कहां से नापते थे? दर्पण के ध्रुव से नापते थे। लेकिन न्यूटन ने अपने एक अलग नियम दिया। न्यूटन ने यह कहा कि हम वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी को प्रकाशिक केंद्र से ना नाप करके वस्तु की दूरी को नापेंगे हम प्रथम फोकस से, यानी कि यहां से यहां तक, और प्रतिबिंब की दूरी को मानेंगे हम लोग द्वितीय फोकस से दूरी मानेंगे। तो इन्होंने कहा कि हम इसकी दूरी को मान लेंगे x1। x1 कौन सी दूरी है बच्चों? वस्तु से लेकर के प्रथम फोकस तक की दूरी है। और इसको इन्होंने मान लिया x2, यानी द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब तक की दूरी को क्या मान लिया? x2। मेरी बात समझ में आ रही है? अभी तक हम लोग वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी को कहां से नापते थे? दर्पण के ध्रुव से नापते थे, या फिर ये बोलो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से नापते थे। लेकिन न्यूटन ने ये कहा कि हम ये दूरियां प्रकाशिक केंद्र से ना नाप करके अगर कहां से नापें? वस्तु की दूरी को नापें प्रथम फोकस से और प्रतिबिंब की दूरी को नापें कहां से? द्वितीय फोकस से, तो ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा सुगम होगा, ज्यादा अच्छा होगा, ये न्यूटन ने कह दिया। तो न्यूटन की इस बात से सब लोग थोड़ा चौंके कि भाई अभी तक तो सारी दूरियां हम लोग नापते थे कहां से? प्रकाशिक केंद्र से। अब न्यूटन ने यह कहा है कि हम लोग नापेंगे प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस से। तो इस बात पर थोड़ी सा इन्होंने नियम दिया अपना। इनकी इस बात पे इन्होंने अपना एक क्या दे दिया? नियम दिया। चलिए हम लोग वो फॉर्मूला प्रूफ करते हैं जो उन्होंने फॉर्मूला बताया था। अब जरा ध्यान सुनना, जिस पॉइंट पर ये वाली किरण अपवर्तित हुई है यहां पर, इस पॉइंट को मान लीजिए आप m, और जिस पॉइंट पर ये किरण अपवर्तित हुई है उस पॉइंट को आप मान लीजिए n। अब चलिए स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। सभी लोग को समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे से चित्र। सबसे पहले बच्चों आप गौर करिए, त्रिभुज ABF1, त्रिभुज ABF1 तथा त्रिभुज CNF1, CNF1, ये दोनों ट्रायंगल क्या है? समरूप हैं, यानी कि सिमिलर है। ये दोनों ट्रायंगल क्या है? समरूप हैं, यानी कि सिमिलर है। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो समरूप त्रिभुजों में एक खास बात होती है कि इनकी संगत भुजाएं, यानी कि इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं? आनुपातिक होती है। आनुपातिक मतलब कि इसका जो लंब होगा, इस वाले ट्रायंगल में जो लंब होगा AB बटे इसका लंब क्या है? CN, वो बराबर होगा इसके आधार के, यानी कि BF1 बटे, यानी अपॉन इसके आधार के, यानी कि CF1। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है? आनुपातिक होती हैं। जो अनुपात इसके और इसके परपेंडिकुलर यानी लंब का होगा वही अनुपात इसके और इसके आधार का भी होगा, यानी BF1 अपॉन CF1। अब जरा ध्यान से समझने का प्रयास करना। AB अपॉन CN बराबर आ गया BF1 अपॉन CF1। चित्र में ध्यान से देखो, क्या CN की वैल्यू बराबर नहीं होगी A डैश B डैश के? क्या CN की वैल्यू A डैश B डैश के बराबर नहीं होगी? CN की जो वैल्यू होगी वही तो A डैश B डैश के बराबर होगी। ये वाली CN की वैल्यू इस A डैश B डैश के बराबर होगी, यानी कि हम CN की वैल्यू A डैश B डैश लिख सकते हैं। यानी ये आ जाएगा AB अपॉन में A डैश B डैश बराबर BF1 अपॉन CF1। इक्वेशन नंबर क्या पड़ गई? फर्स्ट। सभी को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। हमने ABF1 और CNF1 इसमें क्या लगा दिया? सिमिलर ट्रायंगल का रूल लगा दिया। फिर से जरा देखिए अगले वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल MCF2, ये वाला ट्रायंगल MCF2, ये वाला ट्रायंगल, यानी कि हम देखेंगे ट्रायंगल MCF2 तथा दूसरा ट्रायंगल नीचे वाला देखिए A डैश B डैश F2, नीचे वाला ट्रायंगल कौन सा? A डैश B डैश F2, ये वाला ट्रायंगल देखिए, तथा A डैश B डैश F2 में ये भी कैसे होंगे? समरूप। ये भी कैसे होंगे? समरूप, यानी कि सिमिलर होंगे।
सिमिलर हैं। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो फिर से वही बात, संगत भुजाएं आनुपातिक होंगी। इसका परपेंडिकुलर उसके परपेंडिकुलर के का रेशियो यानी कि सीएम, इसका परपेंडिकुलर क्या है सीएम, और बटे उसका परपेंडिकुलर यानी लंब क्या है ए डैश बी डैश, बराबर होगा इसका बेस क्या है CF2, अनुपात इसका बेस क्या है B डैश F2। ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इनका अनुपात इनके अनुपात से क्या होगा बराबर। ये बच्चों सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। ठीक, अब देखिए क्या ये सीएम की वैल्यू, चित्र में ध्यान से देखिए, चित्र में बच्चों बहुत ध्यान से देखिए, क्या ये सीएम की वैल्यू नहीं बराबर होगी किसके AB के। फिर से समझने का प्रयास करिए, क्या ये सीएम की वैल्यू AB के बराबर नहीं होगी, बिल्कुल होगी। सीएम किसके बराबर होगा AB के, तो हम सीएम की जगह क्या रख देंगे AB रख देंगे। अतः फॉर्मूला क्या आएगा AB, सीएम की वैल्यू हमने AB रख दी अपॉन में A डैश B डैश बराबर, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो CF2 अपॉन B डैश F2। कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड। सही बच्चे यहां तक ध्यान से देखें एक बार, क्या किसी को कोई दिक्कत है। हमने दो ट्रायंगलों में सबसे पहले ABF1 और CNF1 में सिमिलर की प्रॉपर्टी लगाई, और उसके बाद इधर दूसरे वाले में CMF2 और A डैश B डैश F2, इन दो ट्रायंगलों में भी हमने सिमिलर की प्रॉपर्टी बच्चों लगा दी है। क्या किसी को कोई समस्या हो रही है यहाँ तक? बिल्कुल आसान डिवीजन चल रहा है ना अभी तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, यानी इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से ध्यान से देखिए तो आपको इनके LHS पार्ट बराबर दिख रहे हैं, इक्वल दिख रहे हैं, AB अपॉन A डैश B डैश, AB अपॉन A डैश B डैश। तो आप इसके RHS पार्ट आराम से इक्वल कर सकते हैं। RHS पार्ट क्या है BF1 अपॉन CF1 बराबर CF2 अपॉन B डैश F2। बच्चों हमने क्या किया कि LHS पार्ट इक्वल होने के कारण हमने RHS पार्ट इक्वल कर दिए। ठीक है, अब देखिए BF1 की वैल्यू कितनी है x1, लेकिन ध्यान से समझना, जब आप इस दूरी को नापने के लिए चलोगे तो ये दूरियां बाईं तरफ हैं, और बाईं तरफ हैं इसलिए किस में आएंगी, माइनस में आएंगी। इसलिए x1 किसका आएगा, माइनस का। CF1 ध्यान से देखो, C से लेकर F1 तक दूरी कितनी है F1, लेकिन वो बाईं तरफ है इसलिए किस में आएगा, माइनस का F1 बराबर CF2 दूरी कितनी है F2, दाईं तरफ है इसलिए प्लस में। क्लियर है? और देखिए B डैश F2 दूरी कितनी है x2, दाईं तरफ है इसलिए प्लस में। तो जो दूरियां लेंस के बाईं तरफ थी उनको हम लोग नापने के लिए विपरीत दिशा में चलेंगे इसलिए वो माइनस में है, और जो दूरियां दाईं तरफ थी उनको हम लोग नापने के लिए प्लस में चलेंगे इसलिए वो पॉजिटिव है। अब देखिए ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, और आपके सामने एक फॉर्मूला निकल कर आएगा। अगर आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो निकल के आएगा F1 F2 बराबर x1 x2, F1 F2 बराबर x1 x2। बच्चों यही आपका न्यूटन का नियम था। न्यूटन ने क्या नियम दिया था, मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ। न्यूटन का नियम क्या था, F1 F2 बराबर x1 इंटू x2। ये बच्चों न्यूटन का क्या था, नियम था। F1 क्या है, प्रथम फोकस दूरी, F2 क्या है, द्वितीय फोकस दूरी, x1 क्या है, x1 है प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी यानी बिंब की दूरी,
और x2 क्या है, द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी। ध्यान समझ गए। x1 क्या है, प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी यानी बिंब की दूरी, और x2 क्या है, द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी यानी कि इमेज की दूरी। बात समझ में आ रही है। F1 F2 बराबर कितना आ गया, x1 x2। ये आपके न्यूटन का सूत्र प्रूव हो चुका है कि F1 F2 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, x1 इंटू x2। क्या किसी रसगुल्ले को कोई दिक्कत है यहाँ तक? मेरे ख्याल सभी को एक बात क्लियर हो गई होगी। चलिए जल्दी से एक नोट और देख लेते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखना है, इसको अपनी कॉपी में लिख भी लेना। क्या, अगर मान लीजिए कि ये लेंस के दोनों तरफ के, लेंस के इस तरफ का माध्यम और लेंस के उस तरफ का माध्यम, अगर ये दोनों माध्यम आपस में समान हो, यानी कि लेंस के दोनों ओर के माध्यम, कॉपी में लिख लेना, लेंस के दोनों ओर के माध्यम कैसे हो, समान हो। बात ध्यान सुनना, अगर लेंस के दोनों ओर के माध्यम समान होंगे तो उस कंडीशन में दोनों फोकस दूरियां, प्रथम फोकस दूरी और द्वितीय फोकस दूरी, ये दोनों भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। फोकस दूरी अलग अलग क्यों होती हैं, क्योंकि लेंस के दोनों ओर के माध्यम अलग अलग हैं। अगर लेंस के दोनों ओर के माध्यम अलग अलग ना हो, यानी कि समान हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जब किसी लेंस के दोनों ओर के माध्यम समान हो जाते हैं तो उस कंडीशन में ये वाली फोकस दूरियां भी क्या हो जाती हैं, समान हो जाती हैं। यानी कि हम फोकस दूरियों को समान कर देंगे। कब, जब दोनों ओर के माध्यम समान होंगे। अगर दोनों ओर के माध्यम समान है तो फोकस दूरी क्या होगी, समान, यानी F1 बराबर क्या होगा, F2। और अगर F1 बराबर F2 होगा तो हम उन दोनों को क्या मान लेंगे, F। यानी हमने F1 और F2 दोनों को किसके बराबर कर दिया, F को मान लिया दोनों को। जरा यहां पर मान रखिए तो क्या हो जाएगा, F1 का मान भी F, F2 का मान भी F, बराबर हो जाएगा x1 x2, यानी F स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, x1 x2, यानी F बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर x1 इंटू x2। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे कि अगर लेंस के दोनों ओर के माध्यम समान होंगे तो फिर उनकी दोनों ओर की जो फोकस दूरियां हैं, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस दूरी, ये दोनों भी क्या होंगी, समान होंगी। और जब हम लोग यहाँ पर दोनों को इक्वल करेंगे तो हमारे सामने फॉर्मूला निकल करके आएगा F बराबर अंडर रूट के अंदर x1 इंटू x2। बच्चों ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इस पॉइंट को सभी लोग अपनी कॉपी में लिख लेंगे। आई होप कि आप लोग को पूरा डेरिवेशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। बहुत ही आसान डेरिवेशन था, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था, न्यूटन का सूत्र। चलिए तो फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि आपका टॉपिक जो था वो आज का छोटा टॉपिक था, आसान टॉपिक था, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेपर में ये टॉपिक पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए सभी लोग बिल्कुल इसको कायदे से नोट कर लेंगे, डायग्राम बना लेंगे और हर चीज़ को एक बिल्कुल सही से नोट करते रहेंगे। किसी बच्चे को अगर कोई समस्या होती है तो मुझे कमेंट करे, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो कोई समस्या वैसे होगी नहीं, अगर होती भी है तो आप कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं। चलिए तो फिर सभी लोग इसको एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट अभी लोग ले लें जल्दी से इसका, और इसको कर लेंगे। चलिए तो हम लोग क्लास ख़त्म करते हैं। सभी लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें। जो बच्चे पहली बार चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप लोग की रे ऑप्टिक्स की डेली क्लास होती है और आप लोग को फिजिक्स अगर मजबूत करनी है अपनी तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और मैं आपकी फिजिक्स मजबूत करवा के ही मानूंगा, ठीक है। तो सभी लोग खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और हर चीज़ के प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। और कोई भी क्वेरी हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। चलिए सभी लोग को नमस्ते।